तो देखो जी स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 2। और इसमें हम बात करेंगे अपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है मीन वैल्यू की बात करी थी, मीन वैल्यू ओवर हाफ साइकिल। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर के फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस वीडियो को जाकर के देखो, ठीक है। वहाँ से जो है आपको जो चीज़ें हैं बहुत ही अच्छे समझ में आएंगी, है ना। हमने वहाँ पे इंटीग्रेशन का हमने बेसिक सा वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरीके से हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो नहीं देखा तो पहले जा करके देखो और तब जा करके आप ये वीडियो देखो, आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। देखो तो हेडिंग लगा लो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखो क्या होता है ये एग्जैक्टली क्या बोलता है। अगर हम इसको शॉर्ट में, इसको हम बेसिकली दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर अगर आपको इसे अगर शॉर्ट में डिफाइन करना होगा तो देखो आप सिंपली इसको ये कहो कि भाई जैसे इसका मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर, है ना। दैट इज हम इसको कह रहे हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन हम ये कहेंगे कि आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज, शॉर्ट वाला हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। इज डिफाइंड एज, देखो क्या है, द स्क्वायर, ठीक है। क्या करना है भाई, स्क्वायर करना है। द स्क्वायर ऑफ किसका, अल्टरनेटिंग करंट का। द स्क्वायर ऑफ आई मीन्स आई का स्क्वायर, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ आई, ओके। उसके बाद फिर हमें क्या लेना है, हमें उसका फिर रूट लेना है, ठीक है। तो द स्क्वायर ऑफ आई रूट लेकर के फिर उसका एवरेज लेना है। देखो इसका क्या मतलब है, जैसे एक मिनट पहले हम इसका जो है एग्जैक्टली हम डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, एक मिनट देख लो। देखो क्या बोलता है, ये कहता है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि आई का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर उसका रूट लेना है, फिर एवरेज लेना है। कितने में, ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल। मतलब है समझो, मान लो आपने कहा सर ये हमारी यहाँ से ऐसे कोई अगर करंट अगर फ्लो हो रही थी, ठीक है। तो समझ लो, देखो ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये वाली डेफिनेशन आपको न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करने में हेल्प करेगी। कौन से न्यूमेरिकल, ग्राफिकल न्यूमेरिकल, ठीक है ना। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपको मान लो करंट दे दिया, ठीक है, 5 एम्पियर यहाँ तक दे दिया। और यहाँ तक जो नीचे डाउन साइड है तो ये मान लो -5 दे दिया, ठीक है, 5 एम्पियर दे दिया। तो कह रहा है कि हम जैसे अगर हम मान लो अगर ये ग्राफ दे दिया और कह रहा है कि चलो आप इसका यहाँ से जो है इसकी वैल्यू बताओ, तो चुपचाप देखो हम क्या कर लेंगे। कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल। तो हम क्या लगाएंगे, हम एक अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, आई देखो तो ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल, भाई साइकिल तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतने में कंप्लीट हो रही है। तो देखो इस साइकिल जब ये यहाँ से जब चलनी स्टार्ट हुई थी, इसकी मैक्सिमम कहाँ तक गई, दैट इज 5 ए तक, है ना। मतलब 5 एम्पियर तक गई। तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर, समझ रहे हो। फिर देखो और क्या, फिर जो है कहाँ तक आई वो। अब देखो फिर वापस जो है वो यहाँ से, वापस जो है वो यहाँ से यहाँ तक आई, है ना। देखो कैसे डिफाइन किया गया इस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को, ये कहा गया कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, ठीक है, ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल। मतलब एक साइकिल को कंप्लीट होने में क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ, मतलब देखो एक साइकिल को कंप्लीट होने में, ठीक है ना। एक साइकिल को कंप्लीट होने में जैसे हमने कहा सर ये हमारी एक साइकिल इस तरीके से ऐसे कंप्लीट हो रही है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही, कंप्लीट हो रही है। या फिर एक हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं, हम कहते हैं नहीं यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ तक ऐसे जो है वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है। ऐसे होगी ना कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक अगर यहाँ से अगर साइकिल अगर स्टार्ट होगी तो एक साइकिल को कंप्लीट होने में, है ना, करंट का हमें क्या करना है, स्क्वायर लेना है, उसके बाद उसका एवरेज लेना है। और उन सभी एवरेज करंट के स्क्वायर एवरेज वैल्यू को हमें किसके अंदर में रखना है, रूट के अंदर में रखना है। पर्टिकुलर देखो इसकी एक वैल्यू मिलती है और उसका हम जो है जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम अभी देखने वाले हैं किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही ईजी सा मेथड है, ठीक है, बहुत ही आसान सा मेथड है। अच्छा ये तो हमारी जो है वो छोटी सी डेफिनेशन हो गई रूट मीन स्क्वायर की। एक बड़ी सी भी डेफिनेशन होती है, आपको उसको भी देख लेना है। देखो क्या होता है, देखो जी ये डिफाइन करता है आरएमएस वैल्यू को थोड़ा सा इस तरीके से भी ये हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि हम आरएमएस वैल्यू हम पढ़ क्यों रहे हैं। आरएमएस वैल्यू के बेसिस पर हम जो है ना अपने करंट को मेजर करते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था, ठीक है, कि आरएमएस वैल्यू के बेसिस पर अपने जो है अपने करंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि हाँ भाई इतने एम्पियर की इतनी एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। और वो कैसे, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि हीट कितने अमाउंट में जनरेट होती है ना। तो हम कुछ वैसे ही इसको डिफाइन करने वाले हैं कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है,
ठीक है ना। आर बात में हम ये सबसे पहले चीज़ कि सर ये आरएमएस हम पढ़ क्यों रहे हैं, करंट को हमें मेजर करना है, ठीक है। करंट को कि भाई इतने एम्पियर की जो है करंट फ्लो हो रही, तो कैसे मेजर कर रहे हैं हम, वो इसी बेसिस पर मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ गिवन रेजिस्टेंस in a given time as is done by AC, that is alternating current, when passed through same resistance for the same time। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा समझना है कि जैसे हमने कहा था कि अमाउंट ऑफ हीट पर हमारी जो है ना करंट डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ हीट पर। ओके, वहाँ पे हमने कहा कि सर हम वो जो हमारा जो गैल्वेनोमीटर था, ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो हम यूज़ नहीं कर सकते थे। मैंने रीज़न बताया था क्योंकि वो डिफ्लेक्शन कई बार डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में, तो बहुत ज़्यादा जल्दी डिफ्लेक्ट करेगा, तो ऐसा लगेगा कि हमारी जो निडल है गैल्वेनोमीटर की वो एक जगह स्टॉप है। तो हमें अब ऐसी तो जो है मतलब ऐसी डिवाइस तो नहीं चाहिए जो बार बार क्या करे, डिफ्लेक्ट करे इधर से उधर, है ना। हमें एक फिक्स्ड मतलब हमें एक ऐसा निडल चाहिए था जो पर्टिकुलर फिक्स्ड हो हर एक जगह पर, है ना। मतलब 2 एम्पियर के तो दो वाले जगह पर जाकर के ऐसा रुक जाए, समझ रहे हो। तो उस चीज़ के लिए, है ना, हम जो है हम किसका हेल्प लेते हैं, हम हेल्प लेते हैं अमाउंट ऑफ हीट का, ठीक है। तो यहाँ से आने वाली एक डेरिवेशन बढ़िया सी डेरिवेशन है, ठीक है, बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो कैसे करते हैं, देखो इसे हम इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू, या हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं IRMS से, है ना भाई, करंट है ना। ओके, तो IRMS से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई इफेक्टिव से, ठीक है। अरे वैसे में तो इन सभी चीज़ों से जो है हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो आता कैसे है, तो सिंपल सा, सबसे पहले आप जो है आप अपने करंट का जो है फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, बोलो ये जानते हो, ठीक है। अब मान लो कि हम इस करंट को किसी एक सर्किट में फ्लो करा रहे हैं जिसमें एक जो है एक रेजिस्टेंस, जिसमें एक स्मॉल सी रेजिस्टेंस लगी हुई है ना, एक स्मॉल सी रेजिस्टेंस लगी है। और मान लो हमने उसको बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हमने फ्लो कराया, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हमने, बहुत ही dt टाइम के लिए हमने फ्लो कराया, है ना। तो इसको थोड़ा सा लिख लिया जाए, हमने कहा कि लेट दिस करंट flow through a resistance, flow through a resistance R, है ना, रेजिस्टेंस हम R ही लेंगे, इन for a small time, for a small time, for a small time dt, ठीक है। बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको फ्लो करा रहे हैं। तो अब देखो अगर फ्लो करा रहे हैं तो हमने कहा कि सर ये हमारी बेस्ड है हीट पर, तो क्या होगी, अगर उसमें रेजिस्टेंस है, शॉर्ट टाइम के लिए अगर हमने फ्लो कराया तो हीट क्रिएट होगी, और वो हीट क्या होगी, बहुत ही छोटी होगी, बहुत ही छोटी होगी, स्मॉल सी होगी, क्योंकि हमने शॉर्ट टाइम के लिए हमने फ्लो कराया है। सो हीट प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा, देखो। तो अब देखो हीट का फॉर्मूला जानते हैं, वो ये जानते थे, H इज इक्वल टू क्या होता था, आई स्क्वायर आर टी, ये कहते थे ना, एच स्क्वायर आर टी, ठीक है। बट हमने कहा सर अगर हम शॉर्ट टाइम के लिए अगर फ्लो करा रहे हैं तो हम यहाँ पे टी ना लेकर के हम क्या लेंगे, हम डी टी लेंगे, तो हमें जो हीट मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, डी एच मिलेगी। बोलो अरे बात की बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में। ओके, देखो तो डी एच इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर डी टी हो गया। नाउ अब सबसे पहला वाला आप जो है अपने डेफिनेशन को देखो, क्या कह रहा है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर ड्यूरिंग ए कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल मीन्स, कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या है, तो हमने कहा सर फॉर वन कंप्लीट साइकिल क्या रखने वाले हैं, देखो स्टार्टिंग से करेंगे। मान लो हमने कहा सर टी इज इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी तक। भाई ये कैपिटल टी हमारी क्या है, मतलब टाइम टेकन ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल, है ना। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी उसने टाइम लिया है, दैट इज हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। ओके, तो देखो तो हम क्या करते हैं, अब अगर हमें मान लो जो है शॉर्ट टाइम के लिए हमने फ्लो कराया है, तो अगर हमें ये देखना है कि अगर हम 0 से लेकर के अगर हम टी टाइम तक अगर हम इस करंट को अगर फ्लो कराते हैं, ठीक है, तो हमें जो है कितनी अमाउंट में हीट मिल जाएगी। तो दैट इज हम बात करेंगे जो है टोटल अमाउंट ऑफ हीट की ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। सो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, टोटल के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने कहा सर डी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर
आर डी टी। बात समझो, डी एच का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो डी एच का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एच का इंटीग्रेशन तो आपको एच मिल जाएगा, मैंने आपको बताया है। अच्छा, अब आई स्क्वायर देखो, आई स्क्वायर की हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू रखते हैं, यहाँ से ये वाली देखो, ये आई की वैल्यू देखो, अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखी ना, क्या लिखी है, ये लिखी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से आई स्क्वायर आई की वैल्यू रखते हैं, तो देखो कितनी हो जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इस पूरे का ही हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। दैट मीन्स देखो आई स्क्वायर भी करना पड़ेगा यहाँ पे और साइन स्क्वायर भी करना पड़ेगा, बोलो करना पड़ेगा ना, ठीक है, इनटू फिर क्या है आर डी टी, तो आर डी टी ये भी करना पड़ेगा भाई, बोलो इस आई की जगह हमने ये रख दिया, ठीक है, और साइन स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है, आई की जगह सॉरी आई की जगह हमने ये रख दिया है ना, और आई स्क्वायर सॉरी तो आई नॉट स्क्वायर हो गया, ठीक है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। अब बचा क्या आर डी टी, तो आर डी टी की जगह हमने आर डी टी रख लिया। अच्छा, अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो हमें जो है डिफ्रेंशिएशन करना है, यहाँ पे हमारा जो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो है डी टी के रिस्पेक्ट में, डी टी डी टी डी टी। ओके, दैट मीन्स हमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात छुपी है बस, है ना, ये हमारा इंटीग्रेशन का टॉपिक है, ठीक है। तो अब देखो हमने कहा सर एच को हम तो एज इट इज लिख लिए। अब यहाँ से आई नॉट को आप बाहर निकाल लो, आई नॉट स्क्वायर को आप बाहर निकाल लो, आर को भी आप जो है वो बाहर निकाल लो। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब सर ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, देखो तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, अगर इसका डिफरेंशिएशन होता था तो हम बड़े ही इजीली कर सकते थे, ठीक है। हम जो है इस पूरे का होल स्क्वायर ले लेते, साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, फिर साइन ओमेगा टी को मान लेते टी समथिंग कुछ और मान लेते, तो फिर हम उसका डिफरेंशिएशन कर देते। बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं करते। इंटीग्रेशन में फिर क्या करते हैं सर, सबसे पहले क्या करते हैं कि इस साइन स्क्वायर को हम बदलते हैं, या तो आप साइन 2x में बदलो या तो आप कॉस 2x में बदलो। मेरी बात समझो, देखो जब भी आपको कभी भी किसी का भी अगर स्क्वायर दिख जाए, या मेरी बात याद रखना, स्क्वायर अगर आपको दिख जाए, सबसे पहले उस स्क्वायर वाले फॉर्मूले को आप 2x के फॉर्म में बदलोगे। किसके फॉर्म में बदलोगे, 2x के फॉर्म में बदलोगे। तो सर ये साइन स्क्वायर है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, बात समझो, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हमें 2x मतलब मिलता है, साइन 2x मिलता है या कॉस 2x मिलता है। देखो तो आपने फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले देखे हैं, बहुत सारे नहीं, एक फॉर्मूला है हमारे पास। जैसे मान लो अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो, क्या कॉस 2x का अगर अप्लाई करते हो, तो आप इसमें कहते हो क्या, आप इसमें कहते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बोलो ये बोलते हो ना, ये बोलते हो ना। तो यहाँ से हम क्या इस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ऑब्वियस बात से निकाल सकते हैं। इस 2 साइन स्क्वायर एक्स को ले आते हैं इस तरफ, तो दैट इज क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस 2x गया इस तरफ, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। बात समझो, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो जहां भी आपके पास साइन स्क्वायर एक्स है, दैट मीन साइन स्क्वायर टी है, ओमेगा टी है, ठीक है, एक्स की जगह हम यहाँ पर अभी आपको एक सिंपल सा डेमो दिखा रहे थे। तो जहां भी हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है, उसकी जगह हम क्या रख देंगे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 रख देंगे। तो जहां भी हमारे पास ओमेगा टी, आगे बात में तो हमने कहा सर एच इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऑब्वियस बात है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा रख करके देखते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो जहां पर एक्स सामने ओमेगा टी रख दिया है, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, देखो ओमेगा टी है ना, दैट मीन्स 2, और 2 की जगह तो 2 हो गया, और एक्स की जगह में क्या रखना, ओमेगा टी, दैट इज 2 कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, यही तो रखेंगे आरी बात में। तो क्या रख दिया जाए यहाँ पर, देखो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और पूरे के अपॉन में 2 और डी टी, बोलो है ना आरी बात में। तो ध्यान रखोगे कि जब भी आपको साइन स्क्वायर मिल जाए, tan स्क्वायर दिख जाए, कोस स्क्वायर दिख जाए, है ना, कुछ भी आपको दिखे, तो सबसे पहले आपको उसको क्या कन्वर्ट करना है, आपको उसको पहले 2x के फॉर्म में, cos 2x sin 2x इस टाइप में आपको कन्वर्जन जो है आपको पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखो ये फॉर्मूला आप जानते हो, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, मान लो यहाँ पर अगर कॉस स्क्वायर एक्स होता तो कॉस स्क्वायर एक्स को भी हम पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉस 2x में या साइन 2x में हम पहले कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का बेसिक सा रूल है, ठीक है। चलो इतनी बात आपको ध्यान रहेगी। ओके, नाउ आते हैं यहाँ पे हम इसका सर इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखो यहाँ पे अब अपॉन में 2 है, तो अपॉन में अब 2 का तो इंटीग्रेशन करोगे नहीं भाई, हमारा कांस्टेंट टर्म है, मैंने आपको बताया ना कांस्टेंट टर्म है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको बाहर लिख लेते हैं,
तो इसे हम बाहर लिख लेते हैं। सो एच इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2। और देखो ये कितना हो जाएगा, देखो अब क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। अब यानी कि 1 का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अच्छा एक मिनट, हमने यहाँ पे लिमिट तो लगाई नहीं, हमें देखो हमें इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है 0 टू टी, 0 टू टू टी तक, ठीक है। तो 0 टू टी, 0 टू टी आ रही बस में, 0 टू टी, समझ रहे हो। चलो तो फिर क्या कर दिया जाए, देखो 0 टू टी और 1 डी टी, ठीक है, माइनस 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, कॉस 2 ओमेगा टी, है ना, कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, आ रही बात समझ में। चलो ये हुआ। अच्छा 1 का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, टी मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया है। 1 का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, टी मिलेगा। दैट मीन्स आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे अगर आपको मिला टी, लिमिट क्या लगाओगे, लिमिट लगाओगे 0 से टी लगाओगे ना, लिमिट लिमिट भी तो लगानी है 0 टू टी, ठीक है, दोनों का है ना। ओके माइनस इसमें भी हम इसका भी करते हैं, देखो इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट हम वही लगाएंगे 0 टू टी। बट अब इस कॉस 2 ओमेगा टी का सर इंटीग्रेशन करना कैसे है, देखो मैंने आपको बताया है। आपने कहा सर कॉस 2 ओमेगा टी, आप कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखो क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इस 2 ओमेगा टी को, है ना, 2 ओमेगा टी को आपको मानना पड़ेगा, कुछ भी मान लिया, जैसे आपने यू मान लिया, बस नहीं मेरी, आपने यू मान लिया। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास देखो यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, है ना, हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ में करते हैं। तो आपके पास देखो क्या बचा, आपके पास बचा 2 कॉस, और 2 ओमेगा टी को आपने माना है यू, दैट इज कॉस यू। अब रही बात सर यहाँ पर डी टी की, तो मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पर हम डी टी तो लिख नहीं सकते, नहीं है ना, क्योंकि आपने इसमें आपने आपका जो फंक्शन है अब वो टी का फंक्शन नहीं रहा, अब वो यू का फंक्शन हो गया ना, अब वो यहाँ से यू का फंक्शन हो गया। तो सर फिर क्या किया जाए, देखो इस केस में क्या करते हैं कि हम इस 2 ओमेगा टी का भी क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू यू। तो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था, ठीक है। अगर आपकी थोड़ी सी इंटीग्रेशन वीक है ना, तो आप जाकर के मैथ्स वाले वीडियोस देखो, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। इंटीग्रेशन बेसिक सा मैंने इंटीग्रेशन जो है आपको फर्स्ट के स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो देख लेना है, आपका इंटीग्रेशन एकदम मतलब मस्त हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ओमेगा टी यू इज इक्वल टू अब देखो अगर हम इसका अगर इंटीग्रेशन सॉरी इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं, देखो याद रखो जिस चीज़ को हम मानते हैं हम उसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और डिफ्रेंशिएशन करके हमें वहाँ से डी टी की वैल्यू निकालनी होती है। किसकी वैल्यू निकालनी होती है भाई, डी टी की। क्यों डी टी की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा वेरिएबल किस में आ गया, यू में। सो अब यहाँ पे हम ऐसे डी टी तो रख नहीं सकते, ठीक है। देखो कितना ऑड लग रहा है ना, मतलब यू है और डी टी के, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस देखो हम क्या करेंगे, हम इस यू का हमने जो भी माना है, हमने इसको एक बार क्या करना है, हम इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू। तो देखो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था क्या, 2 ओमेगा तो हमारा 2 ओमेगा ही रहेगा, टी का करेंगे तो डी टी हो जाएगा, और यू का करेंगे तो डी यू हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ से अगर आप डी टी को अगर आप यहीं पर छोड़ देते हो, ठीक है, और 2 ओमेगा को उधर भेज देते हो, तो कितना हो जाएगा 1/2 ओमेगा और डी यू, बोलो समझ में आ रही बात, 1/1 ये 2 ओमेगा इधर आ गया अपॉन में डी यू। तो जहाँ भी ठीक है डी टी है उसके जगह हम क्या रख दें, उसके जगह हम रख देते हैं 1/2 ओमेगा डी यू। अब ये इस 2 ओमेगा का तो इंटीग्रेशन होना नहीं है, तो ये 2 ओमेगा जो है वो बाहर आ जाएगा, आ रही बात समझ में। तो कितना देखो आपके पास बच जाएगा, तो ये आपके पास बच जाएगा 1/2 ओमेगा और साइन कॉस यू डी यू। अब जो है हम भाई कॉस यू डी यू का इंटीग्रेशन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं ना, कॉस यू डी यू का इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आगे बात समझ में। तो जहाँ भी आपने कहा सर मेरे पास ये जो टर्म है ना 0 टू टी, तो बात समझो हम इसको देखो कैसे लिखने वाले हैं, हम इसको कुछ ऐसे लिखने वाले हैं 1/2 ओमेगा बाहर चला गया। अब देखो 0 टू टी, और देखो हम क्या करने वाले हैं, हम इस cos 2 ओमेगा टी, है ना, इस cos 2 ओमेगा टी डी टी की जगह क्या रखने वाले हैं, cos u डी यू। क्लियर है, इतनी बात बताओ, cos u डी यू, ठीक है। क्या कर देते हैं हम इसको cos u डी यू। चलो इतनी बात समझ में आ रही है। चलो अब देखो अब क्या कर दो, अब cos u का आप एक बार फिर से क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो cos u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos u का इंटीग्रेशन होगा sin u, ठीक है।
आ रही बात में कितना हो जाएगा, देखो एच इज इक्वल टू आई नॉट, इसको आप 2 बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बहुत ये आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्या है, केवल इंटीग्रेशन। क्यों इंटीग्रेशन आपको इतना डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि आपने इसके पहले कभी इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट ट्रस्ट करो, प्रैक्टिस कर लोगे ना, अगर आप मैथ्स के बच्चे हो, ठीक है, अगर आप बायो के बच्चे हो, अगर आपने मैथ अगर ऑप्शन में नहीं भी लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा दिमाग को यहाँ पर लगाना है ना, ऐसा नहीं कि रट लेना है, नहीं, कितना यार, कितने फंक्शन का आप रटोगे, है ना, इंटीग्रेशन आप कितने फंक्शन का रटोगे, आपको फंक्शन के फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा, टी माइनस जीरो, बोलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे रखते हैं, मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर भी टी होता है इसकी जगह टी रख दो, तो और ऑब्वियस बात ये टी ही है, और माइनस लोअर लिमिट, अब इस टी की जगह क्या रख देंगे, जीरो, अपर लिमिट दैट इज टी माइनस लोअर लिमिट कितनी है, जीरो, तो दैट इज टी की जगह कितना रखना है, जीरो, माइनस में लगा करके, माइनस 1/2 ओमेगा। अब देखो कॉस यू का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन यू, अच्छा, क्या हम u के जगह हम 2 ओमेगा टी रख सकते हैं, ऑब्वियसली बात है सर, रख सकते हैं, है ना। तो हम एक स्टेप अपना क्यों बढ़ाने जाए, हम इस u के जगह, देखो बात समझो, हमने क्या कर दिया सर, आपने यहाँ पे कैसे कर दिया डायरेक्टली, देखो आपने कहा सर कॉस यू डी यू है, कॉस यू का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, मैंने आपको बताया कॉस यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस यू का इंटीग्रेशन होता है साइन यू, ओके। तो साइन यू की जगह हमें ये रखना पड़ेगा ना, आपने u माना है, किसी बच्चे ने v माना होगा, किसी बच्चे ने s माना होगा, कुछ और किस माना होगा ना, तो ठीक है, तो हमें अपनी रियल वाली वैल्यू रखनी है ना, तो हमने रख दिया क्या, साइन यू की जगह हमने रख दिया क्या, साइन 2 ओमेगा टी, बोलो इतनी बात क्लियर है, साइन 2 ओमेगा टी, है ना, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के टी तक, और ये पूरा का पूरा क्लोज है, बड़ा ब्रैकेट, दैट इज ये भी है ना पूरे के मल्टीप्लीकेशन में। अब यहाँ से हम इन चीज़ों को थोड़ा सा करते हैं साफ, ओके। देखो तो आपने इतनी बातें कर ली, ठीक है, इतनी बातें जल्दी से पहले नोट डाउन करो। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आप देखना है, पर स्मॉल टी होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि डी टी है ना, तो डी टी का आप अभी छोड़ दो, मान लो कि आपकी ये लिमिट नहीं है, तो डी टी का दैट इज स्मॉल टी ना, अब इस टी की जगह रखेंगे एक बार कैपिटल टी, और माइनस में लगा करके टी की जगह रखेंगे जीरो, तो ये आएगा, ठीक है। चलो इतनी बातें जल्दी से नोट डाउन करो। चलो कर लिया, देखो है ये बहुत आसान, ठीक है ना, आप एक बार फिर से जो है इसको आप खुद से प्रैक्टिस करना, बहुत आसान है ये। अब देखो बात समझते हैं यहाँ से, इसलिए मैंने यहाँ पे जगह बचाया था, ठीक है, ये चीज़ के लिए, ओके। आप ऐसे मत करना। देखो अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात समझते हैं, जैसे आपने वहाँ पे फाइनली आपने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, आपने उधर वाले में लिमिट की वैल्यू भी रख दी, तो देखो आपको क्या मिला, कुछ नहीं भाई, बस क्या सिंपल सा कैलकुलेशन। अब थोड़ा सिंपल नहीं है ये, नहीं, हाँ ये नहीं कहेंगे, थोड़ा सिंपल नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन है कैलकुलेशन ही है। चलो अच्छा, तो यहाँ से देखो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा टी बाई टी माइनस जीरो का, तो टी ही तो मिला, अच्छा टी मिल गया, माइनस, अब फिर से हम क्या करते हैं, फिर से हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, तो 1/2 ओमेगा तो पहले आप बाहर ही छोड़ दो, 1/2 ओमेगा आपने बाहर ही छोड़ दिया, अपर लिमिट देखो, हम अपर लिमिट यानी कि जहाँ भी साइन 2 ओमेगा टी है ना, बात समझो, साइन 2 ओमेगा टी है, ठीक है, तो इस साइन 2 ओमेगा टी में हमें क्या करनी है, हमें एक बार 0 टू टी दैट इज हमें लिमिट लगानी, तो कैसे लगाया मैंने आपको बताया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट जहां पर भी टी है वहां पर आप एक बार क्या रखोगे, कैपिटल टी, और जहां पर भी टी है उसके जगह आप एक बार क्या रखोगे, जीरो, दैट मीन्स देखो आपका ये कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, देखो अपर लिमिट, दैट मीन्स हमने कहा सर साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू जीरो, तो 2 ओमेगा जीरो दैट मीन्स क्या, जीरो, हमें डायरेक्टली कर दें यहाँ पे, बात समझिए, 2 मेगा इंटू जीरो दैट मीन्स जीरो, बोलो ये होगा ना, ये होगा ना, आ रही बात समझ में, अच्छा इतनी बात आपको समझ में आई। चलो एच इज इक्वल टू, सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, देखो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और देखो ये तो टी ऑलरेडी है, माइनस 1/2 ओमेगा भी है, अच्छा साइन जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, साइन जीरो की वैल्यू वैसे बात है जीरो ही होगी, ठीक है, साइन जीरो की जीरो हो जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, है ना, क्या मिलेगा आपको, ये देखो आपको ये मिलेगा साइन 2 ओमेगा टी, बात समझो, साइन 2 ओमेगा टी, अच्छा देखो अब अगर हम बोले यहाँ पे, अब अगर हमारे पास 2 ओमेगा टी है, तो एज वी नो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये जानते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि ओके, जहाँ पर भी हमारे पास
टी है ना, ये जो कैपिटल टी है ना, जो एंगुलर वाला, ये जो एंगल में इसकी जो कैपिटल टी है ना, तो इसकी जगह पर हम 2 पाई बाई ओमेगा रख सकते हैं। रख दिया जाए इस वाले टी की जगह, यहाँ पर मत रखना, इस वाले टी की जगह हम क्या रख दें, 2 पाई बाई, एज वी नो, हम ये फॉर्मूला जानते हैं ना। तो देखो एच इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 और टी माइनस, देखो साइन 2 ओमेगा इंटू टी की जगह कितना रखना है, 2 पाई बाई ओमेगा, और पूरे के अपॉन में 2 ओमेगा, है कि नहीं, बोलो। क्या कर दिया हमने, सिंपल हमने वैल्यू रख दी है। अच्छा, अब देखो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 और टी माइनस, देखो ये ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 2 × 2 दैट इज 4 और इंटू पाई, क्या बच गया आपके पास, आपके पास बचा साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा। बोलो ये बचेगा साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा, और आपको पता है कि साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन 4 पाई इज इक्वल टू 0। कैसे, देखो साइन 4 पाई का मतलब क्या है, साइन 4 पाई का मतलब है, जैसे हम कहते हैं ना साइन पाई, ओके, तो साइन पाई का हमारा क्या मतलब होता है 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, है ना, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, दैट मीन साइन पाई की वैल्यू 0, तो साइन 4 पाई की वैल्यू भी आपकी कितनी होगी 0। देखो आप चाहो तो अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, साइन 4 पाई का मतलब हो जाएगा, साइन 4 पाई है दैट मीन्स ओके, यानी कि साइन 720, यही तो होगा ना, 4 पाई दैट मीन्स 720, ठीक है, यही तो है, जो आपका 4 × 18 है ना, ये तो करोगे 720, तो आप इसको साइन n इंटू 360 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप सिंपली इसको याद रख लो, साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, कैसे, इस तरीके से, ठीक है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, याद रखोगे। चलो, तो आपने कहा सर साइन 4 पाई, तो इसके जगह हम क्या रखते 0, तो ये पूरा का पूरा ही टर्म क्या हो गया 0, अब ऐसी बात है, ये पूरा का पूरा टर्म आपका 0 हो गया। तो देखो आपको यहाँ से एच इज इक्वल टू क्या मिला, आपको एच इज इक्वल टू मिला आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2, ये आपको एच की वैल्यू मिल गई, मतलब कि एक साइकिल में जो है इतनी हीट जो है वो प्रोड्यूस हुई। अब यहाँ से बात समझो, देखो अब यहाँ समझना, जैसे हमने कहा कि हमने यहाँ से ये एच निकाल लिया, ठीक है, वन कंप्लीट साइकिल के लिए आई नॉट आर टी आ गया। अच्छा, बट यहाँ पे आप ये समझो कि हम यहाँ पर आई को हम कैसे लेना चाहते हैं, हम जो है आई आर एम एस लेना चाहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, हम आई की हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेना चाहते हैं। तो सेम इसी एच का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे हम ये कहें कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेम टाइम, कौन सा टी, है ना, जीरो से लेकर के जो टी तक में हम जो चल रहे हैं ना, तो उस केस में हमारी जो हीट होगी वो कितनी होगी, एच इज इक्वल टू, देखो अगर हम बात करते हैं अपने आर एम एस वैल्यू की, अगर हम बात कर रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो हमने अभी जो फॉर्मूला लगाया ना एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो उस उस आई स्क्वायर की जगह क्या हम आई आर एम एस ले सकते हैं, ले सकते हैं भाई, हम आर एम एस के टर्म में हम लेना चाहते हैं ना अपने करंट को, तो एच इज इक्वल टू क्या, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, क्या हो जाएगा आर इंटू टी, ठीक है, टाइम टी के लिए। अच्छा, अब देखो यहाँ भी ये मान लो आपने कहा सर ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ये भी आपका एच है, ये भी आपकी एच है, दोनों एच को हम आपस में क्या करते हैं बराबर रख दें। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, तो देखो क्या मिल जाएगा, तो आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2, यहाँ से आर टी से आर टी कैंसिल आउट हो गया, फाइनली क्या बचा आपके पास, क्या बचा, आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, सो क्या हो गया, आई आर एम एस इज इक्वल टू, देखो स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर, यानी कि हमें स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट लगाना पड़ता है। तो आपने इधर भी स्क्वायर रूट लगाया, इधर भी स्क्वायर रूट लगाया, तो ये तो हट गया, ये आई नॉट भी हट गया, ठीक है, तो ये भी हमारे रूट से हट गया, है ना, आई नॉट।
अपॉन में √2, यही तो बचा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो IRMS आप चाहे ये रख लो, या IRMS जब आप रूट को जब सॉल्व करोगे ना 1/0.√2 की वैल्यू 1 ठीक है रख करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 0.707 और I0, ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई आपको? देखो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है ना, आपको एक बार इसको इस वीडियो को आपको फिर से देखना पड़ेगा, ठीक है। और जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम ही समझ में आ गया कोई बात नहीं, आप वीडियो को बंद करो, यहाँ से आप वीडियो को बंद करो और पहले आप इसको लगाओ, ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे इसकी बिना। तो देखो क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ी सी चीज़ आ गई है इंटीग्रेशन। और मैं इंटीग्रेशन जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने हर एक बार बोला है, बहुत बार मैंने बोला है कि इंटीग्रेशन टोटली बेस्ड है आपके प्रैक्टिस पर, है ना, समझ रहे हो। इसके बाद यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ से वो सब नॉर्मल चीज़ें आप जानते हो, लेकिन यहाँ तक वाले में, ठीक है ना, हमें लगता है यहाँ तक वाले में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और है कुछ नहीं, मैंने जिस तरीके से बताया आप उस तरीके से प्रैक्टिस करो। मैंने रफ में जो भी चीज़ें लिखी हैं आप भी उसको अपने रफ में लिखना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, नहीं, लिखो, ठीक है। आप भूल जाओगे, आपको तो अभी पता है ना, बाद में पढ़ोगे ना, जब एक हफ्ते बाद, वैसे तो पता नहीं आप लोग कब रिवीजन करोगे, कब रिवीजन करते हो कब नहीं करते हो, आपका एक शेड्यूल होना चाहिए ना, हफ्ते में जो है आप लोग एक बार रिवीजन करना चाहिए। तो जब भी आप रिवीजन करोगे तब आप यहाँ पर देख करके समझोगे, अच्छा मैंने ये किया था, सर ने ये बताया था, या फिर मैंने ये किया था, समझ रहे हो। तो ये चीज़ ज़रूरी है, ओके। देखो अब जिस तरीके से आपने IRMS निकाला, ठीक है, IRMS इज इक्वल टू आपने क्या कहा, I0 अपॉन √2 इज इक्वल टू 0.707 इंटू I0, ये आपने कहा। सिमिलरली इस तरीके से जो है ना, हम जो है EMF भी निकालते हैं, दैट इज वोल्टेज। EMF मीन्स क्या, वोल्टेज, है ना। आप चाहे ये लिखो, चाहे आप यहाँ पे वोल्टेज भी लिख सकते हो, वोल्टेज, दैट मीन्स आप केवल V लिखो। VRMS भी निकालेंगे, तो VRMS इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, VRMS भी इज इक्वल टू वही हो जाएगा क्या, V0 अपॉन √2 और इंटू, या फिर इज इक्वल टू, वही चीज़ कह सकते हो क्या, 0.707 और इंटू V0, ठीक है, वोल्टेज, ठीक है ना। अच्छा, अब इस IRMS का मतलब समझते हैं। अब हम जैसे हम मान लो हमने इसका हमें अगर न्यूमेरिकल यूज़ करना है, देखो होता क्या है, ये जो हमारी IRMS है ना, IRMS है, या ये जो हमारी जो ERMS है, ठीक है, जिसको हम VRMS भी बोल रहे हैं, तो हमारे घरों में जो भी वोल्टेज आती है, जैसे हमने कहा सर 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट, तो वही 220 वोल्ट को हम लोग कहते हैं VRMS, ठीक है। हमने कहा ना, जैसे मान लो हमने कहा सर 220 वोल्ट, तो ये हमारी जो घरों में जो 220 वोल्ट आई ना, वही हमारी VRMS वैल्यू है, दैट इज एक्चुअल वोल्टेज है, समझ रहे हो, दो बातें समझ रहे हो, ठीक है। और आप I0 का मतलब जानते हो, या आप V0 का मतलब जानते हो, ये हमारी मैक्सिमम करंट है, ये हमारी क्या है, यहाँ से हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, ठीक है, बहुत आसान है, मैक्सिमम करंट है, बस आप ये बात थोड़ी सी ध्यान रखो, ये बात आपको अगर थोड़ी सी अगर ध्यान में आपने रख ली ना, तो आप इजीली जो है न्यूमेरिकल्स कर लोगे, ठीक है। कि कब हम जो है, कब हमें, देखो कन्फ्यूजन होता क्या है बच्चों को, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता क्या है कि सर किसको VRMS मानना है और किसको जो है V0 मानना है, या किसको IRMS मानना है, या किसको I0 मानना है। तो I0 का मतलब मैक्सिमम, V0 का मतलब मैक्सिमम, ठीक है। अब VRMS का मतलब क्या, कि हमारी जो एक्चुअल हमारे घरों में जो भी जितनी भी वोल्टेज है, ठीक है, दैट इज वो हमारी VRMS वैल्यू है। आगे बात सुने, न्यूमेरिकल लगाएंगे तब ये इजीली जो है वो आसानी से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, चलो, इसको हम लोग पीक वैल्यू बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू, PEAK, ओके, पीक वैल्यू बोलते हैं इसे हम, ओके। चलो न्यूमेरिकल लगाते हैं, न्यूमेरिकल से ये सारी चीज़ें आपकी देखो एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाएंगी। देखो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि अ क्वेल 50 टर्न्स, ठीक है, हैज एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, कोई बात नहीं, इट इज रोटेटिंग ऑन अ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एक एंगुलर वेलोसिटी पर ये रोटेट करे, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है कितनी, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, ओके, रेडियन पर सेकेंड दिया है, मीन्स आपको समझ में आ रही है, ये क्या दिया आपका, दे दिया ओमेगा, है ना, ओमेगा इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखो बी भी दे दिया। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। 50 टर्न दिया, दैट इज n इज इक्वल टू टोटल दे दिया 50 टर्न। उसके बाद जो है एरिया दिया है, ठीक है, तो ए कितना दे दिया है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप मीटर में करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा, ये तो होता है। एंगुलर वेलोसिटी दैट मीन्स ओमेगा दे दिया, कितना दे दिया भाई, ओमेगा 10 पाई और रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स बी दे दिया,
बी दे दिया कितना 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल। देखो हमें मैक्सिमम ईएमएफ निकालना है, दैट मीन्स हमें ई निकालना है ना। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, याद करो। जनरेटर थी, जनरेटर के अंदर कॉइल क्या करी थी, मूव करी थी। पिछले वाले वीडियोस का कौन सा लेक्चर था भूल रहे हैं, शायद 4th या 5th लेक्चर होगा, ठीक है। जनरेटर के अंदर कॉइल क्या करी थी, मूव कर रही थी, ठीक है। तो उस कॉइल की मूव करने से हमें एक ईएमएफ मिला था जिसको हमने कहा था इंड्यूस्ड ईएमएफ, और हमें फॉर्मूला मिला था क्या था, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। याद आया, ये फॉर्मूला था। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम ईएमएफ। तो फॉर मैक्सिमम ईएमएफ, फॉर मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ के लिए हम ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या रखेंगे 90। देखो मैक्सिमम ईएमएफ हमें कब मिला था, जब हमारी कॉइल ऐसे हुई थी। अभी ये ऐसे 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 फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। अब ऐसे हो गई तो मैक्सिमम ये हुआ ना, तो दैट इज ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या मिला हमें 90 मिला। ओके, तो साइन ओमेगा टी दैट इज साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। क्लियर है, चलो तो यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा एन, बस रख लो एन की वैल्यू, मतलब फाइनली आपको ये मिलेगा, ऐसे समझ लो एन बी ए ओमेगा रख लो, इसमें वैल्यू आप रख लो, ठीक है। 50 है, इंटू बी की वैल्यू है 0.6 है, इंटू ए की वैल्यू है 50 इंटू 10⁻⁻⁴ है, इंटू ओमेगा की वैल्यू है 10 इंटू पाई, ठीक है। तो आपका आंसर में भी पाई में भी आ सकता है, जैसे भी आपकी मर्जी, ठीक है। बट हम यहाँ पे आपको आंसर लिख दे रहे हैं 4.71 वोल्ट, ये आपका आंसर आना चाहिए, तो आना चाहिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो, कर लिया। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वीडियो पॉज करके सॉल्व करो जल्दी से, हो गया, इतना आना चाहिए, है ना। देखो जी, ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक मेन इन अ हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अच्छा देखो, जैसे अगर हम कोई भी, अगर आप इक्वेशन जैसे आपने लिखा, ठीक है ना, जैसे हम ये जो इक्वेशन लिखते हैं ना, कौन सा, ये वाला, ईएमएफ इज इक्वल टू वोल्टेज की बात कर रहे हैं ना, वोल्टेज, ठीक है। दैट मीन्स ये लिखो या आप वी लिखो, ये भी चलेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ई इज इक्वल टू, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें हमारी जो ये जो ई है, ये वाला जो ईएमएफ है ना, इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ओके, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। ये ई नॉट हमारी आपको पता है, ये इसको हम मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज कहेंगे, है ना। और आईआरएमएस तो आपको पता ही है। अच्छा देखो, यहाँ पर आप तीनों में डिफरेंस समझ लो, ठीक है। तीनों में देखो जो डिफरेंस है ना, ये हमारी जो ये ई है, इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस। क्या कहते हैं भाई, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, ओके, NEOUS, ठीक है। और ये हमारी जो ई नॉट होती है, इसको हम लोग कहते हैं पीक, पीक वोल्टेज है, ओके। और हमारी ये जो ERMS है ना, इसको, ये हमारी ऐसी वोल्टेज है जो हमारे घरों में आती है, जो सप्लाई होती है। दैट मीन्स हमने कहा कि द इलेक्ट्रिक मैन इन अ हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट, इसका मतलब है कि ये जो 220 वोल्ट दिया ना, वही हमारा RMS दिया है, ठीक है। ERMS का मतलब क्या, सप्लाई वोल्टेज। आ रही बात में, ये तीन बातें आप ध्यान रखोगे। सिमिलरली इसी से रिलेटेड हम आई को भी ले सकते हैं ना। चलो, तो कह रहा है कि हमें इक्वेशन लिखना है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का, दैट मीन्स हमारा ये इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा ना, तो अगर आपको ये चीज़ अगर नहीं पता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको वीडियो में ही बताया है कि जो भी हम घरों में जो सप्लाई वोल्टेज हमें मिलती है, उसी को हम लोग IRMS कहते हैं। तो ये हमारी कितनी है, IRMS दैट इज 220 वोल्ट, आपको ये दे दिया गया है, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे, आप ये जो है ERMS की आप वैल्यू लिख लोगे, ERMS की वैल्यू लिख लोगे कितनी, 220 वोल्ट। अच्छा, फिर ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी दे दी गई, दैट मीन्स F दे दिया गया है कितना, 50 हर्ट्ज, ये आपकी फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई है, ठीक है। अच्छा, तो आपको यहाँ से ई नॉट की वैल्यू चाहिए ना। अब ऐसी बात है, देखो आपको एक फॉर्मूला पता है, सिंस एज वी नो ERMS इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट अपॉन √2, या जिसको हम ये भी कहते थे। यहाँ से आपको ई नॉट की वैल्यू निकालनी ना, चलो आप यहाँ से ई नॉट की वैल्यू निकाल लो। तो ई नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 इंटू ERMS, बोलो होगा ना, ठीक है। और देखो हम √2 की वैल्यू जानते हैं, ठीक है, ERMS की वैल्यू जानते हैं। तो फाइनली जब आप यहाँ पर इस ई नॉट की जगह रखोगे, मतलब
आपने कहा सर हमारी जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है ना वो कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई नॉट की जगह क्या रखा जाए, √2 ई आर एम एस साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे बात समझते हैं, साइन ओमेगा टी, तो एज वी नो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf। ये नहीं जानते, अच्छा ये जानते हो आप लोग ये जानते हो ना, 2πt, 2π/t, ठीक है। और 1/t को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो 2πf रख सकते हैं डायरेक्टली, मैंने ये बताया भी था, ठीक है। तो 2πf, ठीक है। तो क्या रख दिया जाए, सो E इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 की वैल्यू रख लेते हैं 1.414 इंटू ई आर एम एस की देखो वैल्यू दी गई है कितनी, 220 इंटू साइन 2πf टी, ठीक है। टी नहीं दिया है कोई बात नहीं, इक्वेशन आपको लेना है ना। तो कितना हो जाएगा इसको आप सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 1.414 में 2.2 का 220 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 311, और साइन 2π, और एफ की जगह आप कितना रखोगे 50, एफ आपकी कितनी दी गई 50, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे ना, टी को वैसे ही छोड़ दो, कितना आ गया 314 टी। ये आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन बन गया, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। मान लो यहाँ से जैसे आपसे पूछ दिया कि चलो जो है इसकी आपको पीक वैल्यू बताओ, क्या बता दो, पीक वैल्यू, तो बता सकते हो ना, ये तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पीक वैल्यू आपने निकाला है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, पीक वैल्यू ऑफ आपको मान लो वोल्टेज निकालनी है, ध्यान समझो, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट मीन्स आपको ई नॉट निकालना है। और यहां से हम आपको एक चीज और दे दें, एक मिनट रुक जाओ थोड़ी देर। देखो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, हमने उसको एज ए क्वेश्चन की फॉर्म में ले लिया, ठीक है। ये सब देखो आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आया नहीं, ये सब सारे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं सभी के सभी आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। हम कहें शायद इसी में पहले वाले क्वेश्चन में लपेट दें, बट कहीं जाने तो इसको भी अलग बना देते हैं, तो कहोगे क्या क्या बता दे रहे हैं सर। देखो कुछ नहीं है, सेम वही चीज़ है, बस इसमें आपसे पूछ रहा है कि कह रहा है कि राइट द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। अभी आपने जो वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस निकाला था, अब आपको करंट का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन बनाना है, और कह रहा है कि फाइंड द आरएमएस करंट, आरएमएस करंट भी निकालनी है, दैट इज आपको IRMS चाहिए, ठीक है। और अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या है, कह रहा है कि द पीक वैल्यू बोल दिया, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू 50 ओम, दैट मीन्स आर दे दिया 50 ओम, और कह रहा है कि पीक वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, दैट मीन्स ई नॉट, बोलो ये तो कहेंगे ना, पीक वैल्यू मैंने आपको बताई ना 10 वोल्ट। फाइंड द आरएमएस करंट, ठीक है, आपसे IRMS पूछ रहा है, तो देखो अरे कितना सिंपल है, मतलब IRMS अगर हम फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, IRMS, तो IRMS का फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, देखो हम ये लगाएंगे ERMS अपॉन आर, बट हमें तो ERMS भी नहीं पता, ओके एक मिनट, हमें ERMS भी नहीं पता ना, कोई बात नहीं, हमें ई नॉट पता, ओके ठीक है। देखो हमें ई नॉट पता है, तो ऐसा करते हैं, एक मिनट रुको, ये लिखना नहीं, हमें ई नॉट पता है, तो हम ऐसा करते हैं पहले आई नॉट निकाल लेते हैं, ठीक है, करंट की पीक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आई नॉट इज इक्वल देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन आर, ई नॉट की वैल्यू देखो कितनी है 10 अपॉन आर की वैल्यू 50, कितनी हो जाएगी 0.2 एम्पियर, होगा भाई, जरूर होगा, बेसिक होगा। ओके अब आप समझो, आपने जो है आई नॉट निकाल लिया, आपको चाहिए IRMS, हो गया सिंपल, मिल गया, सिंस एज वी नो IRMS याद आया, IRMS इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट, लो आई नॉट पता है, रख दो, कितना हो जाएगा 0.707 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा आपका 0.1414, ठीक है, एम्पियर में ही होगा। तो आपने IRMS निकाल लिया, बट आपको चाहिए इंस्टेंटेनियस करंट, है ना, दैट मीन्स आपको I इज इक्वल टू ये फॉर्मूला लगाना है, क्या आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आपने अभी थोड़ी देर पहले आई नॉट की वैल्यू निकाली 0.2, तो कितना रख दिया जाए, ये आपके पास हो जाएगा 0.2 साइन और ओमेगा, ओके। तो ओमेगा की वैल्यू जो है हम हटाते हैं, मतलब रखते हैं कैसे 2πft वाले से, है ना, ओमेगा इज इक्वल टू याद आया 2πft, तो 2πf इंटू टी, ये हो जाएगा भाई, टी तो पहले से है, सॉरी 2πf होता है, टी तो ऑलरेडी पहले से है, तो कितना आ जाएगा 0.2
साइन, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो पाई को ऐसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जो आंसर में आपका जो दिया है ना वो पाई को ऐसे ही छोड़ दिया है और इसको सॉल्व किया है वाया 200 पाई इंटू टी, ठीक है। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन बन गया। आई बात समझ में? देखो भैया फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आपको करंट जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक ग्राफ दे दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आपको ग्राफ के थ्रू जो है इसकी इस अल्टरनेटिंग करंट की जो है वैल्यू निकालनी है। ये है 0 एम्पियर, ये आपकी करंट और टाइम का ये आपका ग्राफ दिया गया है ना। और यहाँ पर है 2 एम्पियर और इधर है माइनस का 2 एम्पियर, ये वाली जो वैल्यू है ना ये माइनस का 2 एम्पियर है। और बस ठीक है, कह रहा है कि आप चलो यहाँ से जो है करंट की वैल्यू बताओ। देखो जैसे हमने जब आईआरएमएस के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि कंप्लीट इन अ कंप्लीट साइकिल, ओके। तो आप ये देखो एक कंप्लीट साइकिल यहाँ से यहाँ तक ये एक कंप्लीट साइकिल है ना। देखो बात समझो, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, कंप्लीट साइकिल है। अब अगर हम इस कंप्लीट साइकिल में बात करें तो हमने आईआरएमएस हमने क्या कहा था कि करंट की मतलब जो भी हम क्या करते थे, करंट का स्क्वायर करते थे, फिर उसका हम मीन लेते थे, फिर उसका हम स्क्वायर रूट लेते थे, ये तो करते थे। तो यहाँ से अगर हम आईआरएमएस अगर बोलेंगे तो देखो कितना बोलेंगे। देखो करंट जो है इस एक कंप्लीट साइकिल में कितनी बार मैक्सिमम मिला है और कितनी बार मिनिमम मिला है। देखो आपने कहा सर यहाँ पर हमें एक बार अभी मैक्सिमम करंट मिली कितनी, 2 की, दैट इज 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर हमें एक बार मिनिमम करंट मिली कितनी, -2 प्लस -2 का स्क्वायर। फिर हमें एक बार और जो है मैक्सिमम करंट मिली दैट इज +2 का होल स्क्वायर अपॉन एवरेज। एवरेज भाई 3 करंट है ना, तो 3 करंट का एवरेज क्या होगा, 3 अंडर रूट। आई बस में नहीं बस में यार, देखो आईआरएमएस, ठीक है, आई का स्क्वायर करो तो अब एक बार तो आई है नहीं, आपको एक साइकिल में ऐसे समझो ना, मेरी बात समझो, एक साइकिल में आपको कितनी बार मैक्सिमम और कितनी बार मिनिमम मिल रही है। देखो 2 बार मैक्सिमम मिल रही है, 2 बार मैक्सिमम करंट मिल रही है और 1 बार मिनिमम करंट मिल रही है। मिले ना, यहाँ मत देख लेना, ये कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक आप चलोगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही तो मिलेगा भाई। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। तो यहाँ से अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमारी जो है मैक्सिमम मिली, ठीक है। फिर ये इस पॉइंट पर हमें मिनिमम मिली, मिनिमम मिलती गई मिलती गई मिलती गई, फिर से हमें इस पॉइंट पर क्या मिली, फिर से मैक्सिमम मिली। तो कितनी बार मैक्सिमम मिली, 2 बार, और मिनिमम कितनी बार मिली, 1 बार। तो अब हम इन सभी का क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना। तो अब आईआरएमएस का मतलब क्या होता है, क्या होता है, तो उन सभी का हम करंट का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अच्छा स्क्वायर करके उनका एवरेज लेंगे, 3 बार है तो अपॉन में डिवाइड बाई 3 करेंगे, ठीक है। और इसका फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा अंडर रूट 2 × 4 4 4, दैट मीन्स 12/3। 12/3 का मतलब अंडर रूट 4, 4 का मतलब अंडर रूट 4 का मतलब 2 एम्पियर, ओके। आ रही बात समझ में? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि कई बार पूछ लिया है ना, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये भी बच्चों वाला ही क्वेश्चन था नहीं। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है कि आपकी ये चीज़ गिवन है, ठीक है। और यहाँ से आपको कह रहा है कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, क्या निकालनी है, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक है। आपको ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो बात समझो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने इस इक्वेशन को क्या करते हैं, अपने मेन इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं। आपको आरएमएस चाहिए ना, दैट इज आपको ईआरएमएस चाहिए, है ना, या जिसको आप वीआरएमएस भी बोल सकते हो, आपको ये चाहिए, ओके। तो हमने कहा सर बाई कंपेयरिंग, क्या होता है, एज वी नो ई इज इक्वल टू क्या होता है, E0 साइन ओमेगा टी। अब देखो कंपेरिजन करो, ई की जगह ई है, सही है, E0 की जगह देखो कितना है, 300 है, दैट मीन्स E0 इज इक्वल टू कितना हो गया, 300 वोल्ट, है ना। अच्छा तो आपको E0 मिल गया, आपको चाहिए क्या, ईआरएमएस। ओह कितनी अच्छी बात है, मतलब कितनी आसान सी चीज़ है नहीं। ईआरएमएस इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा E0 अपॉन अंडर रूट 2, या जिसको हम कहते थे 0.707 इंटू
ई नॉट, ये तो कहेंगे। अब ई नॉट की वैल्यू देखो कितनी है, 300 है, रख दो 300, तो कितना हो जाएगा, ई आर एम एस इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइनली 0.707 इंटू 300। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये समझ में आया। चलो एक और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, बट थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं। देखो जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, ये आपकी एक इक्वेशन गिवन है, ई इज इक्वल टू जस्ट अभी जो पिछला वाला आया था 300 साइन 314t, ये आपका गिवन है, ओके। और ये बोल रहा है कि राइट द पीक वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। क्या पूछ रहा है, पीक वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो पीक वोल्टेज आपको पता है ई नॉट, फ्रीक्वेंसी आपको पता है एफ, आपको दो चीजें निकालनी है, ई नॉट निकालना है और एफ निकालना है। इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन को आपने पढ़ा और क्वेश्चन को पढ़ करके आपने अपना आंसर का अपनी कंक्लूजन निकाले है, यहाँ भी मेरे को ये चाहिए मेरे क्वेश्चन से, मैं मतलब क्वेश्चन जो है मेरा ये पूछ रहा है। तो आपको ई नॉट चाहिए, कुछ नहीं, सिंपल, आप इसको क्या कर दो, कंपेरिजन कर दो बाई कंपेयरिंग किससे, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। कंपेयर आपने जैसे ही किया तो ई नॉट की आपको देखो वैल्यू कितनी मिल गई, 300 हो गया। कितना ही आसान है सर, ठीक है। पूछ लेता है कभी कभी, हमेशा नहीं बट कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, परेशान करने के लिए। अच्छा, अगर नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। फ्रीक्वेंसी देखो मैं निकालनी, कितना आसान चीज, देखो कितनी आसान चीज है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना। अच्छा एक मिनट मेरी बात समझो। तो यहां से हमें फ्रीक्वेंसी मिलती थी, तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है इससे कंपेरिजन करेंगे। बोलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। एंड ओमेगा टी इज इक्वल टू 314 इंटू टी। अच्छा, एज वी नो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ। मिल गया सर, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से टी को कट कर दो, क्या मिला, ओमेगा इज इक्वल टू 314। सो ओमेगा की जगह हम कितना रखने वाले हैं, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 314। सो फाइनली एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 314 अपॉन 2 पाई, दैट मीन्स 314 अपॉन 2 इंटू 3.14। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 50 हर्ट्ज, ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए। आ रही बात समझ। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं और बहुत ही ईजी हैं, ठीक है ना। तो देखो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है, आपको एक जरा सा भी 1% का भी टेंशन नहीं लेना है, हम बहुत ही जल्दी इसको खत्म करने वाले हैं, ठीक है। पिछले 2 दिन हो गए अभी तक, ठीक है, जाने दो। हमने कहा सर हम इसको बहुत ही जल्दी खत्म करने वाले हैं, हाँ ठीक है। और बहुत आसान है ये चैप्टर सच बता रहे हैं, मतलब बहुत ही आसान है। अभी आप देखोगे ना, आप अभी देखोगे ना, इस टाइप का आपको जो है जो डायग्राम देखने को मिलेगी, एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, यहाँ पे ऐसे कुछ ले लेता है, ठीक है। तो हम इसके बाद जस्ट वही वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। फेजर एंड फेजर डायग्राम, कितने बच्चों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मतलब आपने थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी ना, आपकी जो ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है ना स्कूल में, उसमें तो आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा ना, ठीक है। तो आप पढ़ करके परेशान हो गए हो कि सर ने क्या बताया, नहीं समझ में आया, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, बहुत मजा आएगा बनाने में, ठीक है, समझने में बहुत ईजी सा ये चैप्टर है, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, और फीडबैक अपना जरूर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जल्दी से शेयर कर देना। चलो।